हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल हिट्स ऑफ जीके में। मैं दीपांशु। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि दरोगा की एग्ज़ाम आपको हाल ही में होने वाली है। तो लूसेंट का टू द पॉइंट सीरीज चल रही है। जिसमें आपको विविध हो चुकी है। उसके बाद आपको खेल कूद की टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो भी हो चुकी है। दिवस का एक सेपरेट वीडियो में आपको अपडेटेड 2025 के साथ और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दोनों आपका हो चुका है। इतिहास भी आपको हो चुकी है। आज हम देखेंगे पॉलिटी इम्पोर्टेंट जो लूसेंट में दिया गया है वहाँ से फैक्ट को कलेक्ट किए हैं, जो कि एग्ज़ाम रिलेटेड है। आपको वहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर आएंगे और एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरह से पूरा पॉलिटी को टच करेंगे। पहला आपको जो लिए हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष, जैसे कि संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष थे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संघ शक्ति के समिति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, इसके आपके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रध्वज संबंधी तटस्थ समिति का अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम और प्रक्रिया समिति का अध्यक्ष थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिपरिषद 1947 जब देश आज़ाद हुआ और उस समय जो मंत्रिपरिषद का गठन हुआ, उस समय मंत्रिमंडल के कौन क्या थे, जैसे कि मंत्री और विभाग। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू आपके होंगे। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, साथ ही साथ राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध इनके ही पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। सूचना व प्रसारण मंत्री थे। राज्यों के मामले के भी देखरेख यही करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर थे। खाद्य एवं कृषि विभाग भी इनके राजेंद्र प्रसाद के ही पास था। मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद, ये शिक्षा राजेंद्र प्रसाद जी के पास, खाद्य एवं कृषि। मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद, ये शिक्षा विभाग इनके पास था। डॉक्टर जॉन मथाई के पास रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या थे, तो विधि मंत्री थे। भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जगजीवन राम श्रम मंत्रालय इनके पास था। सरदार बलदेव सिंह ये होंगे रक्षा मंत्रालय, नाम से भी लग रहा है बलदेव, बलिष्ठ। राजकुमारी अमृत कौर के पास स्वास्थ्य मंत्रालय। CH भाभा वाणिज्य मंत्रालय इनके पास था। रफ़ी अहमद किदवई इनके पास था संचार मंत्रालय। आर के पनमुमम सेठी इनके पास वित्त मंत्रालय था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। वी.एन. गॉडगिल के पास था कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्रालय। आगे देखते हैं। नए राज्य का गठन वर्ष देखते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश आपका हो गया। आंध्र प्रदेश गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को हुआ था महाराष्ट्र का गठन। गुजरात का हुआ था 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। नागालैंड का 1 दिसंबर 1963। हरियाणा 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971। मेघालय 21 जनवरी 1972। मणिपुर 21 जनवरी 1972। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। देखिए मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तीनों का हो गया था आपको 21 जनवरी 1972 को। आगे देखते हैं।
जैसे कि आपका है सिक्किम, सिक्किम 16 मई 1975, 16 मई 1975, 16 मई 1975। मिजोरम, मिजोरम 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987। फिर अरुणाचल प्रदेश, इसका भी 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987। गोवा 30 मई 1987, 30 मई को गोवा मुक्ति दिवस भी मनाते हैं। 30 मई 1987, 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000। झारखंड 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड की स्थापना हुई थी, बिहार से अलग हुआ था ये। तेलंगाना 2 जून 2014, तेलंगाना का स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था। भारतीय संविधान के भाग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि भाग एक, भाग एक संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग एक में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के बीच में आता है, 1 से लेकर 4 के बीच में आता है, 1 से 4 के बीच में, 1 से 4 के बीच में। नागरिकता, नागरिकता भाग 2 में आता है। भाग 2 में क्या है तो नागरिकता अनुच्छेद इसके अंतर्गत आता है 5 से 11, 5 से 11, 5 से 11। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है। अनुच्छेद अगर बात करें तो 12 से 35, 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार आता है, 12 से 35, 12 से लेकर 35 तक में भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व ये कौन से में आता है, भाग 4 में आता है। आर्टिकल की बात करें तो 36 से 51, 36 से 51, 36 से 51। 4 के क में आता है मूल कर्तव्य, 4 के क में आता है मूल कर्तव्य, ये भी आपके भाग 4 के क हो गया। 4 क में मौलिक कर्तव्य आते हैं। इसमें है आर्टिकल आपका 51 का क, 51 का क, 51 का क। संघ भाग 5 में आता है संघ, संघ, संघ और संघ में आर्टिकल की बात करें तो 52 से लेके 151 तक। भाग 5 में आता है संघ शक्ति, संघ, संघ के बारे में दिया गया है भाग 5 में, और इसमें आपको आता है 52 से लेके 151 तक के आर्टिकल, 52 से लेके 151 तक के आर्टिकल, ठीक है। राज्य, राज्य, राज्य में आता है आपको भाग 6 में, भाग 6 में आता है राज्य। आर्टिकल की बात करें तो 152 से लेकर 237, 152 से लेकर 237 तक के राज्य आते हैं। राज्य, राज्य के बारे में दिया गया भाग 6 में, आर्टिकल 152 से लेकर 237 के बीच में, 237 के बीच में। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 238 भाग 7 में आते हैं। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य भाग 7 में आता है, जो कि 238 इसमें था, जो कि भाग 7 निरस्त हो चुका है और इसीलिए 238 भी आपका निरस्त कर दिया गया है। भाग 8, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र क्या आते हैं, संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। भाग 8 में 239 से लेकर 242 तक, 239 से लेकर 242 तक, 239 से लेकर 242 तक। पंचायतें भाग 9 में आते हैं। पंचायतें, पंचायती पंचायत भाग 9 में आते हैं। 243, 243 क, 243 क से लेकर 9 तक। 243 आता है पंचायत में, 243 पहले बात आता है, उसके बाद 243 के क से लेकर 243 के 9 तक आता है, ठीक है। भाग 9 के क नगर पालिका, भाग 9 के क नगर पालिका को लेकर 243 के त से लेकर 243 के य 6 तक, 243 के त से लेकर 243 के य 6 तक। फिर 9 के ख में आता है सहकारी समिति, 9 के ख में आता है सहकारी समिति। 243 के य ज से लेके य 9 तक, 243 के य ज से लेके य 9 तक। दो सहकारी समिति भाग 9 के ख में आता है। भाग 9 में है, 9 के ख में है सहकारी समिति। भाग 9 में पंचायत है आपको, 9 के क में नगर पालिका है, 9 के ख में सहकारी समिति है। भाग 10, भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र आता है आपको भाग 10 में। 244, 244 का क, 244 और 244 के क आता है इसमें, 244 और 244 के क। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, यह आता है। इसमें आता है 245 से लेकर 263 ईस्वी, 263 आर्टिकल इसमें कितने आते हैं तो 245 से लेकर 263 तक अनुच्छेद अगर देखा जाए तो भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच के संबंध के बारे में दिया गया है 245 से लेकर 263 तक।
वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद भाग 12 में है, भाग 12 में है। 264 से लेके 300 के क तक है, 264 से लेके 300 के क तक का इसमें आर्टिकल आता है। भाग 13, भाग 13 में अगर देखा जाए तो भाग 13 में जो आता है आपका भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक, 301 से लेकर 307 तक आता है भाग 13। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं आता है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं आते हैं, यूपीएससी बीपीएससी जो कहते हैं। 308 से लेकर 323 तक, 308 से लेकर 323 तक इसमें आर्टिकल है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में आता है। भाग 14 के क में अधिकरण, अधिकरण आता है 323 के क तथा 323 का ख, 323 का क, 323 का ख आता है इसमें अधिकरण, अधिकरण भाग 14 के क में। निर्वाचन भाग 15 में आता है आपको निर्वाचन, भाग 15 में आता है निर्वाचन 324 से लेकर 329 के बीच में, 324 से लेकर 329 के बीच में, 324 से लेकर 329 के बीच में आता है आपको निर्वाचन भाग 15, भाग 15 निर्वाचन भाग 15। आगे देखते हैं 16 कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध आता है आपको 330 से लेकर 342, 330 से आता है 342 के बीच में। कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध 330 से आता है 342 के बीच में, 330 से आता है 342 के बीच में। राजभाषा भाग 17 में आता है राजभाषा, भाग 17 में आपका राजभाषा भाग 17 में, और इसमें आपका आता है 343 से लेकर 351 तक, 343 से लेकर 351 तक आता है राजभाषा के बारे में। आपात उपबंध, आपात उपबंध आता है 352 से लेकर 360 के बीच में, आपात उपबंध आता है 352 से लेकर 360 के बीच में, आपात उपबंध आता है आपको 352 से लेकर 360 के बीच में। भाग 19, भाग 18 में आपको आता है आपात, याद रखिएगा। भाग 17 में राजभाषा, भाग 15 में निर्वाचन, भाग 14 में आपको यूपीएससी बीपीएससी संघ लोक सेवा आयोग जितने भी हैं। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भाग 18 में आपदा उपबंध। भाग 19 में आता है प्रकीर्ण, प्रकीर्ण 361 से लेकर 367 के बीच में, 361 से लेकर 367 के बीच में, 361 से लेकर 367 के बीच में आता है भाग 19 में। भाग 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन। भाग 20 में आपको संविधान संशोधन आता है 368 आर्टिकल है इसका, 368 आर्टिकल है। 21 अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध, अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध 369 से लेकर 392, 369 से लेकर 392 तक आता है इसमें। किसमें तो भाग 21 में, भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध। 22 में अगर देखा जाए तो संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये आता है आपको 393 से लेकर 395 के बीच में, 393 से लेकर 395 के बीच में ये आता है आपको भाग 22। मौलिक अधिकार जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है आपको कि समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार ये कब है, तो आपको देखिए इसे ऊपर भी पता है मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है और 12 से 35 इसका आर्टिकल है, ठीक है। मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है और 12 से लेकर 35 तक इसका आर्टिकल है। समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में, 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 है, 23 से लेकर 24 के बीच में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में आता है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में आता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में आता है, अनुच्छेद 29 से लेकर 30 के बीच में आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखा जाए अनुच्छेद 32 में आता है, अनुच्छेद 32 में आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में आता है। आगे देखते हैं
छह तरह के स्वतंत्रता अधिकार। देखिए यहाँ जो है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था स्वतंत्रता के अधिकार को मौलिक अधिकार से, और इसमें 6 तरह का स्वतंत्रता अधिकार है। अनुच्छेद 19 के एक में, अनुच्छेद 19 के 1 में ए में बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 78 के द्वारा हटा दिया गया था। 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 के 1 के ए में बोलने की स्वतंत्रता है। 19 का फर्स्ट में बी शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। निर्बंधन 19(3) के तहत 19(3) के तहत है। आगे आपको 19 के 1 के सी में, 19 का 1 का सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता, क्या करने की, संघ बनाने की स्वतंत्रता। निर्बंधन 19(4) के तहत है, 19 के 4 के तहत है। निर्बंधन 19 के 4 के तहत है संघ बनाने की स्वतंत्रता। 1 के बी में कहा गया है कि शांतिपूर्वक आप है ना बिना हथियार के एकीकृत होकर शांति सभा मतलब सभा करने की स्वतंत्रता आपको मिला है संविधान की तरफ से। निर्बंधन 19(3) के तहत है। 19 के 1 के डी में कहा गया है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है आपको, देश के किसी भी क्षेत्र में आप आ जा सकते हैं। निर्बंधन 19(5) के तहत, निर्बंधन 19(5) के तहत। 19 के 1 का ई में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। निर्बंधन 19(5) के तहत, निर्बंधन 19(5) के तहत आपको यह अधिकार है। अनुच्छेद 19 के 1 के जे में, 19 के 1 के जे में कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। निर्बंधन 19(6) के तहत, निर्बंधन 19(6) के तहत अनुच्छेद 19(6) ही राज्य को किसी भी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार देता है। 19 के 1 के जी में कहा गया है कि आप कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने के लिए स्वतंत्र हैं। निर्बंधन 19(6) के तहत अनुच्छेद 19 के 6 ही राज्य को किसी भी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार देता है। ये अनुच्छेद 19 के 6 को 6 जो है ना ये राज्य को ही पहली बात दे देता है, राज्य को ही। तो राज्य में जो लोग रहेंगे तो उसको ही तो होना ही चाहिए। तो 19 राज्य में रहने वाले लोगों के लिए 19 के 1 का जी यह कहता है कि आप कोई भी व्यापार और जीविका चलाने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, टोटल 6 प्रकार के स्वतंत्रता हैं जो देख लें आपके। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर, बहुत सारे कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार में हमारे अंतर क्या है। पहला, नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी, ठीक है, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कौन? तो डीपीएसपी। मौलिक अधिकार यह यूएसए के संविधान से लिया गया। कहाँ से? तो यूएसए के संविधान से लिया गया। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया, किसका? डीपीएसपी का। और मौलिक अधिकार का इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। और इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण हम ले सकते हैं। यह समाज के भलाई के लिए। कौन? डीपीएसपी। यह व्यक्ति के अधिकार के लिए। कौन? तो मौलिक अधिकार। यह व्यक्ति के अधिकार के लिए मौलिक अधिकार और समाज के भलाई के लिए डीपीएसपी। इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता भी है। मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है कि ये कानूनी मान्यता आपको कानूनी रूप से है अधिकार। यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। कौन? डीपीएसपी। सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। यह सरकार के महत्व को घटा देती है। क्या करते हैं? महत्व को घटाता है। कौन? तो मौलिक अधिकार। 7, यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही, यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। नागरिकों को प्राप्त होता है। लेकिन मौलिक अधिकार, यह अधिकार नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। स्वतः ही प्राप्त है आपको मौलिक अधिकार। देख सकते हैं दोनों का डिफरेंट। भारत के राष्ट्रपति जो पूछता है कभी कभी, इसमें से क्रम वाइज आपको राष्ट्रपति के बारे में बताना है, क्रम वाइज। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डेट अगर आपको नहीं भी याद रहता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कम से कम आप इस भी याद रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन आपको रहेगा कि इसमें से क्रमवाइज राष्ट्रपति के क्रमवाइज सजाएं या क्रमबद्ध, इनमें से सही क्रम में को बताए कौन सा कथन में। आपको 4-5 नाम दे देगा, उसमें बताना है कि क्रमवाइज कौन कौन आया है। इसके लिए आपको नाम याद रखना जरूरी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि 26/1/1950 को राष्ट्रपति के पद का शपथ लिए थे, वो 13/5/1962 तक रहे थे। सबसे
लंबे समय तक, ठीक है। हालांकि इनका रिकॉर्ड अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा टूट जाएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, राष्ट्रपति का बात हो रहा है, तो राष्ट्रपति में सबसे लंबे समय तक आपको राजेंद्र प्रसाद ही रहे, और प्रधानमंत्री पे नेहरू जी, उनका भी वो 18 साल कुछ रहे थे, तो उनका तो रिकॉर्ड अब टूटने वाला है नहीं, क्योंकि 15 साल मोदी जी का भी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26/1/1950 से लेकर 13/5/1962 तक क्या थे, राष्ट्रपति के पद पर रहे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 13/5/1962 से लेकर 13/5/1967 ईस्वी तक ये क्या थे, तो राष्ट्रपति के पद पे रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 13/5/1967 से लेकर 3/5/1969 तक, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन फिर आए 13/5/1967 से लेकर 3/5/1969 तक। फिर वीवी गिरी 24/8/1969 से लेकर 24/8/1969 से लेकर 1974 तक, 1974 तक ये रहते, 24/8/1974 तक। कौन, तो वीवी गिरी। फखरुद्दीन अली अहमद 24/8/1974 से लेकर 11/2/1977 तक, 11/2/1977 तक। नीलम संजीव रेड्डी 25/7/1977 से लेकर 25/7/1982 के बीच में, 1982 के बीच में। ज्ञानी जैली सिंह 25/7/1982 से लेकर 25/7/1987 के बीच में। आर वेंकटरमना 25/7/1987 से लेकर 25/7/1992 के बीच में। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25/7/1992 से लेकर 25/7/1997 के बीच में। के आर नारायण 25/7/1997 से लेकर 25/7/2002 तक। फिर आगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 25/7/2002 से लेकर 25/7/2007 के बीच में। प्रतिभा पाटिल 25/7/2007 से लेकर 25/7/2012 के बीच में। प्रणब मुखर्जी 25/7/2012 से लेकर 25/7/2017 के बीच में। रामनाथ कोविंद 25/7/2017 से लेकर 25/7/2002 के बीच में, ये राष्ट्रपति रहे थे। द्रौपदी मुर्मू 25/7/2022 से लेके, और अभी तक तो यही भी है ही, लेकिन अगर देखा जाए तो 25/7/2017 तक ये रहेंगे, क्योंकि सब सीरीज 25 का 25 चल रहा। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं बस ईस्वी के साथ, क्योंकि आपको डेट में कन्फ्यूजन हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला राष्ट्रपति थे भारत के, जो कि 1950 से लेकर 1962 के बीच में बने थे, 1950 से लेकर 1962 के बीच में। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1962 में, क्योंकि 62 में इनका खत्म हुआ, तो एस राधाकृष्णन आज सेकेंड नंबर पे 62 से लेकर 67 के बीच में, 62 से 67 के बीच में। डॉक्टर जाकिर हुसैन 67 में इनका खत्म हुआ, तो 67 से लेके आपको ये 69 ईस्वी तक बीच में, 1969 तक, 1967 से लेकर 1969 तक। और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी ये बने थे बीबी गिरी 1969 से लेकर 1974 तक, 1969 से लेकर 1974 तक। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से लेकर 1977 तक रहे थे। नीलम संजीव रेड्डी की बात की जाए तो 1977 से लेकर 1982 ईस्वी के बीच में रहे थे। उसके बाद आप आए ज्ञानी जैली सिंह, प्रथम वीटो का प्रयोग इन्होंने किया था, इनके ही द्वारा किया गया था। डाक संशोधन विधेयक के द्वारा के समय में वीटो कब है, तो 111 आर्टिकल में आता है। ज्ञानी जैली सिंह 1982 से लेकर 1987 के बीच में, 1982 से लेकर 1987 के बीच में। आर वेंकट रमना 1987 से लेकर 1992 के बीच में, 1987 से लेकर 1992 के बीच में ये राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से लेकर 1997 के बीच में। के आर नारायण 1997 से लेकर 2002 के बीच में बने थे। उसके बाद आए थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से लेकर 2007 के बीच में। प्रतिभा पाटिल 2007 से लेकर 2012 के बीच में। प्रणब मुखर्जी 2012 से लेकर 2017 के बीच में। लास्ट वाला तो आपको याद ही होगा लगभग में, एपीजे अब्दुल कलाम के बाद से याद ही रहेगा, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम बने थे 2002 से लेकर 2007। और फिर प्रतिभा पाटिल आए थे 7 से लेकर 12, प्रणब मुखर्जी 12 से लेकर 17, रामनाथ कोविंद 17 से लेकर 22, और द्रौपदी मुर्मू जो कि अभी वर्तमान में है 2022 से कंटिन्यू है। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले भारत की पहली राष्ट्रपति 20 जून 1958 ये द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है।
बीबी गिरी 3 मई 1969 से, बीबी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 ईस्वी तक। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक। एवं वीडी जत्ती 11 फरवरी 1977 से लेकर 25 जुलाई 1977 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पे रहे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पे भी रहे हैं। आपको इस नाम ने पूछ सकता है कौन कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं। तो बीबी गिरी आपको पहला, दूसरा हो जाएंगे आपको न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उसका तीसरा हो जाएंगे आपको क्या कहते हैं वीडी जत्ती, ठीक है, वीडी जत्ती, ये 3 हो गए आपको। आगे देखते हैं, एक पॉइंट है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को मामले में, धन विधेयक के मामले में, राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या उसे रोक कर रख सकता है, परंतु उसे संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। राष्ट्रपति के बारे में बोल रहा है। साधारणतः राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति उस समय दे देता है जब यह संसद में उसकी पूर्वानुमति से प्रस्तुत किया जाता है। मतलब तुरंत अनुमति कब देंगे, जब उनके काम करने से पहले पूर्व अनुमति उनसे ले लिया जाए। भारत के प्रधानमंत्री का टाइम देखते हैं आप, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रथम आपको प्रधानमंत्री बने थे हमारे देश के प्रथम पीएम जवाहरलाल नेहरू 15/8/1947 से लेके 25/7/1964 तक अपने मरणोपरांत थे, अपने जीवन काल तक 1964 ईस्वी तक ये अपने प्रधानमंत्री के पद पे बने रहे। उसके बाद आए लाल बहादुर शास्त्री जो कि 9/6/1964 से लेके 11/1/1966 ईस्वी तक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में काम किए, 1964 से लेके 1966 ईस्वी तक। इंदिरा गांधी पर आए, इंदिरा गांधी 1966 से लेके 1977 तक ये क्या रहे तो प्रधानमंत्री बन के रहे, 1966 से लेकर 1977 तक। फिर मोरारजी देसाई आए 24/3/1977 से लेके 24/3/1977 से लेके 28/7/1979 के बीच में। चौधरी चरण सिंह आए आपको 28/7/1979 से लेके 28/7/1979 से लेके 24/1/1980 के बीच में चौधरी चरण सिंह। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी आए 1980 से लेके 1984 के बीच में रहे थे, 1980 से लेकर 1984 के बीच में, 1980 से लेकर 1984 के बीच में। फिर राजीव गांधी आए 1984 से लेकर 1989 के बीच में। राजीव गांधी 1984 से लेकर 1989 के बीच में देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। विश्वनाथ प्रताप सिंह 8 नंबर पे, 8वें क्रम पे विश्वनाथ प्रताप सिंह 2/12/1989 से लेके 10/11/1990 के बीच में रहे थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह 2/12/1989 से लेके 10/11/1990 के बीच में। चंद्रशेखर 10/11/1990 से लेके 21/6/1991 के बीच में, 1991 के बीच में, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव जो कि 21/6/1991 से लेके 21/6/1991 से लेके 16/5/1996 ईस्वी तक 16/5/1996 ईस्वी तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम किए पीवी नरसिम्हा राव। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि 16/5/1996 से लेके 16/5/1996 से लेके 1/6/1996 तक अपने पद पे भी बने रहे। अटल बिहारी वाजपेयी 16/5/1996 से लेके 1/6/1996 तक अपने पद पे भी बने रहे। एच डी देवगौड़ा जो कि 1/6/1996 से लेके 1/6/1996 से लेके 21/4/1997 तक अपने पद पे बने रहे। एच डी देवगौड़ा, हरदन हल्ली देवगौड़ा पूरा नाम। एच डी देवगौड़ा 1996 से लेकर 1997 तक अपने पद पे बने रहे। उसके बाद आए आई के गुलजार जो कि 1997 से लेके 21/4/1997 से लेके 19/3/1998 के बीच में अपने पद पे बने रहे। अटल बिहारी वाजपेयी फिर से आए, और 19/3/1998 से लेके 13/10/1999 के बीच वो प्रधानमंत्री के कार्य के रूप में काम किए 1999। फिर जो है
अटल बिहारी वाजपेयी फिर से आए आपको 13/10/1999, 13/10/1999 से लेके 22/5/2004 तक पूर्ण बहुमत के साथ है। 13/10/1999 से लेके 22/5/2004 तक। फिर उसके बाद आया आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह 16वें नंबर पे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि 22/5/2004 को शपथ लिए, 22/5/2004 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए और 26/5/2014 तक यानी कि लगातार आपको 10 वर्षों तक वो प्रधानमंत्री के रूप में काम किए। इसके बाद जो है ना आपको नरेंद्र मोदी जी 17वें नंबर के, पूछता है आपको कितने नंबर के हैं, तो 17 नंबर के वो देश के प्रधानमंत्री हैं। 26/5/2014 को 26/5/2014 को वो प्रधानमंत्री के रूप में वो शपथ लिए और अभी तक वही आपको अभी वर्तमान में भी वही हैं। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र अगर देखा जाए तो बाहरी दिल्ली है। मतदाता है ना 33,68,399। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र आपको बाहरी दिल्ली है। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र, सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो लक्षद्वीप मतदाता लगभग 39,033 ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र हो जाएगा लद्दाख, लगभग 1,73,266.37 किलोमीटर स्क्वायर लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली जो कि 10.59 किलोमीटर स्क्वायर है, 10.59 किलोमीटर स्क्वायर है। आगे देखते हैं आपका आगे लोकसभा सदस्यों की संख्या। ये बहुत बार पूछा जाता है आपको, एक क्वेश्चन यहाँ से देखिए फिक्स है, लोकसभा सदस्यों की संख्या, राज्य एवं संख्या। पहला बात उत्तर प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है, सबसे ज्यादा कितना, तो 80 कितना 80। महाराष्ट्र में आपको है 48, महाराष्ट्र में आपको 48 सीटें लोकसभा की। पश्चिम बंगाल में आपको है 42 सीटें, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें। और भारत में आपका जो है ना लोकसभा सीट के मामले में बिहार आता है आपको चौथे नंबर पे, कितने 40 सीटें, 40 सीट। आपको पूछता है कभी कभी कितने नंबर पे आता है बिहार, तो 4 नंबर पे। तमिलनाडु 39 सीटें। क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछ देगा कि क्रमवार सजाना है आपको। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 29 सीटें, 29। कर्नाटक में आपको 28 सीट, ठीक है, कर्नाटक में आपको 28 सीट। उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28 सीटें, गुजरात में 26 सीटें, राजस्थान 25 सीटें, राजस्थान में कितना सीट है, 25 सीटें। आंध्र प्रदेश में कितना सीट है, 25 सीटें। ओडिशा में कितना है, तो 21 सीटें, ओडिशा में कितना है, 21 सीटें। केरल में आपका 20 सीटें, 20। तेलंगाना में आपका 17 सीटें, झारखंड में आपको 14 सीटें। असम में आपका 14 सीट, असम में कितना है, तो 14 सीट। पंजाब में आपका 13 सीट, पंजाब में आपका 13 लोकसभा के सीट हैं। छत्तीसगढ़ में बस आपको 11 लोकसभा सीट है, कितने, तो 11। हरियाणा में आपको 10 लोकसभा सीटें हैं, हरियाणा में 10। उत्तराखंड में आपको 5 लोकसभा सीटें, 5। हिमाचल प्रदेश में आपको 4 लोकसभा सीटें हैं, 4। मेघालय में आपको 2 लोकसभा सीटें। अरुणाचल प्रदेश में भी आपको 2 ही लोकसभा सीटें हैं। गोवा में आपको 2 लोकसभा सीटें, गोवा में कितना है, 2 लोकसभा सीटें। मणिपुर में आपको 2 और त्रिपुरा में भी आपको 2, तो 2 वाले आप याद रखिए, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, इस सभी में आपको कितना है, तो 2 लोकसभा सीटें हैं। और एक वाला याद रखिए, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, इन तीनों में आपको 1-1 लोकसभा सीटें हैं। संघीय क्षेत्र की अगर बात की जाए, संघीय क्षेत्र की 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिल्ली में आपको 7 लोकसभा सीटें, जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें,
लद्दाख में कितना है तो 1 है लद्दाख। पुदुचेरी में कितना है तो 1 है। चंडीगढ़ में कितना है तो 1 लोकसभा सीटें हैं। दादर व नगर हवेली दमन व दीव में कितना है तो 2। दादर नगर हवेली दमन व दीव में कितना है तो 2। अंडमान निकोबार में कितना है 1। लक्षद्वीप में कितना है 1। एक कॉमन चीज़ यहाँ पे ये है कि दादर व नगर हवेली में बस 2 है, बाकी सभी संघीय क्षेत्र में। बाकी दिल्ली में आपको याद होगा, दिल्ली में 7, जम्मू कश्मीर में 5 और दादर नगर हवेली दमन दीव में 2, बाकी सब में 1। ठीक है, आगे आप देखते हैं पॉइंट लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष ये भी पूछता है आपको, लोकसभा और अध्यक्ष। जैसे कि पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, पहले पूछता है आपको, पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर जो बोलते हैं। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। एम अनंत शयन अयंकर, एम अनंत शयन अयंकर, दोनों गणेश वासुदेव मावलंकर तथा एम अनंत शयन अयंकर। ऐसे पढ़ लेते हैं एक बार, एक बार। दूसरी एम अनंत शयन अयंगर दूसरी थे। तीसरी हुकुम सिंह तीसरी थे। पहला जेबी मावलंकर। चौथे नीलम संजीव रेड्डी। गुरुदयाल सिंह ढिल्लो ये भी थे आपको। फिर पांचवें रूप से पूर्ण रूप से बने थे गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। बलिराम भगत ये भी थे इनके साथ में। छठी लोकसभा का अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी। के एस हेगड़े, नीलम संजीव रेड्डी एवं के एस हेगड़े। सातवें बने थे आपको बलराम जाखर। आठवीं लोकसभा का अध्यक्ष बने थे बलराम जाखर, 7वीं और 8वीं दोनों थे। 9वीं रवि राय। 10वीं शिवराज वी पाटिल। 11वीं के PM संगमा 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में जो काम किए थे PA संगमा। 12वीं लोकसभा का अध्यक्ष GMC बाल योगी। 13वीं लोकसभा का अध्यक्ष GMC बाल योगी मनोहर गजानन जोशी। 14वीं लोकसभा का अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी। 15वीं लोकसभा का अध्यक्ष मीरा कुमार। 16वीं लोकसभा का अध्यक्ष सुमित्रा महाजन। 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष थे ओम बिरला। और 18वीं के भी हैं आपको ओम बिरला। ठीक है, कुछ राज्य हैं और उनके स्थापना वर्ष जो कि अक्सर पूछा जाता है आपको एग्जाम में। कर्नाटक का तो फिक्स है, कर्नाटक बहुतों बार पूछ चुका है आपको। अगर आप प्रैक्टिस सेट बनाए होंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तब कर्नाटक का क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिला होगा। कलकत्ता 1862 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, 1862 में। बम्बई की स्थापना भी 1862 में, 1862 में हुई। मद्रास की स्थापना 1862 में हुई, 1862 में हुई। इलाहाबाद की स्थापना 1866 में हुई, 1866 में हुई। कर्नाटक की स्थापना 1884 में हुई, कर्नाटक की 1884 में। पटना की स्थापना 1916 में, 1916 में हुई। ओडिशा का स्थापना 1948 में, 1948 में। कोलकाता याद रखना है, कोलकाता 1862, मुंबई 1862 और मद्रास 1862। इन तीनों का स्थापना 1862 में हुआ, कोलकाता, मुंबई, मद्रास। इलाहाबाद 1866, कर्नाटक 1884। पटना की जो स्थापना है 1916 पूर्ण रूपेण। ऐसे तो पटना बहुत प्राचीन काल से है। ओडिशा 1948। गुवाहाटी 1948। गुवाहाटी 1948। राजस्थान 1950। राजस्थान 1950 में। मध्य प्रदेश 1956 में। केरल भी आपको 1956 में हुआ था, केरल भी 1956 में। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख ये 1957 में। गुजरात 1960 में स्थापना हुआ। दिल्ली का 1966 में। पंजाब एवं हरियाणा 1966 में, पंजाब एवं हरियाणा 1966 में। हिमाचल प्रदेश 1971 में। सिक्किम 1975 में। छत्तीसगढ़ 2000 में। उत्तराखंड का भी स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था। झारखंड का भी 2000 में। मेघालय 25 मार्च 2013 में। मणिपुर 25 मार्च 2013 में। त्रिपुरा 26 मार्च 2013 में। इन तीनों का स्थापना 2013 में हुई राज्य के रूप में। 25 मार्च में हुई आपको मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 26 मार्च। तेलंगाना
1 जनवरी 2019 से ये राज्य के रूप में उभरा और इसकी स्थापना अगर देखा जाए 2014 में हुआ था आपको, 2 जनवरी 2014 इस तरह से राज्य के रूप में। आंध्र प्रदेश 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019, ठीक है। एक टॉपिक महत्वपूर्ण अधिकारियों के मासिक वेतन, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक पूछ जाता है कि इनमें से राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, इसका कितना है, उसका कितना है, इस तरह से क्वेश्चन आपको आते रहता है। जैसे कि राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन होता है यानी कि मंथली, वो होता है आपको 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन होता है आपको 4 लाख रुपए, 4 लाख। लोकसभा अध्यक्ष, जो लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं तीसरे नंबर पे, उनका होता है आपको 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 4 लाख, ठीक है। राज्यपाल का जो वेतन होता है, राज्यपाल का वेतन होता है आपको 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, 2,80,000, 2,80,000, 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की जो आपको मासिक वेतन होता है 2,50,000 रुपये, 2,50,000 रुपये। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 2.5 लाख रुपये, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,80,000 रुपये, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,50,000 रुपये, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 2,25,000, 2,25,000, 2,25,000। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं 2,50,000, 2,50,000। मुख्य चुनाव आयुक्त के जो आपको मासिक वेतन होता है 2,50,000, 2,50,000। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल 2,50,000, 2,50,000। एक और भी टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट, शपथ एवं त्याग पत्र, यानी पद, शपथ और त्याग पत्र। जैसे कि आपको राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं और वो अपना त्याग पत्र किनको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे आपको कौन? तो राष्ट्रपति दिलाएंगे, राष्ट्रपति। और ये अपना त्याग पत्र देंगे किसको? तो राष्ट्रपति को देंगे। राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, जैसे कि अगर बिहार में अगर कोई राज्यपाल बनेंगे तो बिहार उच्च न्यायालय के यानी कि वहाँ के यानी पटना है, बिहार का राजधानी पटना है, यानी वहाँ के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वही उनको शपथ दिलाएंगे और वो अपना त्याग पत्र किनको देंगे? राज्यपाल तो राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति को। मुख्य न्यायाधीश शपथ कौन दिलाएगा इनको? तो राष्ट्रपति दिलाएंगे और ये अपना त्याग पत्र भी मुख्य न्यायाधीश अपने राष्ट्रपति को ही देंगे। प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का काम करते हैं राष्ट्रपति और ये अपना क्या कहते हैं त्याग पत्र भी अपने राष्ट्रपति को ही देंगे। लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है क्योंकि एक वो सांसद के तौर पे वो शपथ ले चुके रहते हैं और ये अपना त्याग पत्र किनको देते हैं? तो उपाध्यक्ष को। आर्टिकल 93 कहता है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होगा, आर्टिकल 93 में उल्लेख किया गया है। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम। इसके बाद है आपका जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के बारे में देखते हैं कि केरल के प्रारूर विधानसभा के 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का प्रयोग पहली बार हुआ था। यानी किस राज्य में पहली बार हुआ? केरल में। मई 1982 में किया गया था। कब? 1982 में, याद रखिएगा, इस भी आपसे पूछता है। नवंबर 1998 में मध्य प्रदेश के 5, राजस्थान के 5 एवं दिल्ली के 6 विधानसभाओं के चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग किया गया। 1998 में ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा है। 1999 में प्रथम यानी पूरा चुनाव 1999 में गोवा कराने वाला क्या है? तो प्रथम है। ऐसे प्रथम बार जो प्रयोग है आपको केरल में किया गया। ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया। आम चुनाव पहली बार प्रयोग करके 2004 में कराया गया, पहली बार आम चुनाव। 2009 में आम चुनाव एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने लगा। 2009 से आम चुनाव एवं सभी विधानसभा के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने लगा। ईवीएम की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए वीपीपीएटी यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन की मदद ली जा रही है। वीपीपीएटी व्यवस्था के तहत वोट डालने
के तुरंत बाद कागज़ की पर्ची बनती है। जैसे कि आप वोट अगर गिराए होंगे ईवीएम में, तो जैसे ही आप क्लिक करते होंगे बटन पे, तो एक छोटा सा डब्बा बॉक्स रखा रहता है पीछे बगल में, और जिस छाप पे या जिसको आप वोट देना चाहते हैं अगर वो बटन आप दबाए होंगे तो एक पर्ची आपको उस मशीन में दिख जाएगी कि हाँ ये पर्ची मतलब गिरा है। जब किसी भी तरह की टेक्निकल इशू अगर होती है तो लास्ट में उस पर्ची को भी काउंट करके वोटिंग का पता लगाया जा सकता है कि किनको कितना मिला है, इसीलिए ऐसा किया गया था। वीवीपीएटी व्यवस्था, वीवीपीएटी व्यवस्था के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज की पर्ची बनती है। इस पर जिस उम्मीदवार को ना वोट दिया है उसका नाम एवं चुनाव चिन्ह छपा होता है। ठीक है, सबसे पहले इसका इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में 2013 में हुआ था। वीवीपीएटी का अगर इस्तेमाल देखा जाए तो सबसे पहले 2013 में कहाँ पे हुआ था? नागालैंड के चुनाव में हुआ था। नोट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने वीवीपीएटी मशीन को 2013 में बनाई थी। 2013 में बना ही थी, 2013 में बनाई थी और नागालैंड इसका प्रथम बार इसका उपयोग किया था। तो सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग कौन किए? तो केरल किए 1988 में। उसके बाद गोवा पूर्णतः इसका यूज़ करने वाला पहला राज्य बना। नागालैंड के चुनाव में सबसे पहले 2013 में वीवीपीएटी का यूज हुआ और आम चुनाव में 2009 से होने लगा ईवीएम का प्रयोग। ठीक है, ये देखिए ईवीएम के बारे में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको क्वेश्चन यहाँ से आने का संभावना बनाई रहती है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल, वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल की बात करें, दल चुनाव चिन्ह भारतीय जनता पार्टी का कमल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पंजा दाहिना हाथ का, बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा हाथी असम को छोड़कर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, हसिया हथौड़ा एवं तारा, नेशनल पीपुल्स पार्टी इसका आपका पुस्तक, आम आदमी पार्टी जो कि झाड़ू, क्या है इसका? झाड़ू। प्रमुख क्षेत्रीय दल एवं उनका चुनाव चिन्ह, प्रमुख क्षेत्रीय दल एवं उनका चुनाव चिन्ह की बात की जाए तो दल, चुनाव चिन्ह, राज्य। तेलुगु देशम का चुनाव चिन्ह आपको साइकिल और राज्य है आंध्र प्रदेश, राज्य आपको आंध्र प्रदेश। आगे आपका समाजवादी पार्टी इसका आपको चुनाव चिन्ह साइकिल और राज्य है उत्तर प्रदेश। असम गण परिषद का चुनाव चिन्ह है आपको हाथी और ये है आपका असम। झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर कमान, झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह है तीर कमान। ये राज्य इसका क्या है? तो झारखंड। क्या राज्य इसका? झारखंड। ठीक है। लोक जन पार्टी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी बोलिए इसको। ये चुनाव चिन्ह का क्या है? बंगला छाप। ये क्या है? तो बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है। भारतीय राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी इसी तरह से है, इसका चुनाव चिन्ह है कार। ये तेलंगाना। पैंथर्स पार्टी का चुनाव चिन्ह है आपका साइकिल। ये कहाँ की? तो जम्मू कश्मीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस का चुनाव चिन्ह है आपका हल। और ये कौन से राज्य में? तो जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह है आपको लालटेन। बिहार और झारखंड क्या है इसका? राष्ट्रीय जनता दल बिहार और झारखंड में। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल लालटेन बिहार और झारखंड। शिवसेना का आपका तीर कमान कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की जो आपका चुनाव चिन्ह आपको शेर, कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में। अन्ना द्रविड़ मुन्नेर कड़गम पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह दो पत्ती। ये कहाँ के? तमिलनाडु के। महाराष्ट्रवादी गोमनातक पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह है आपको सिर। ये कहाँ के? तो गोवा के। सिक्किम संग्राम परिषद, इसका चुनाव चिन्ह है हाथी। ये आपका सिक्किम। ये कहाँ है? तो सिक्किम। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी, इसका है उगता सूरज। तमिलनाडु में पुडुचेरी में है। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। नागालैंड पीपुल्स काउंसिल, इसका है आपका चुनाव चिन्ह मुर्गा। ये कहाँ पे है? तो नागालैंड में। आगे आपको अकाली दल बादल, इसका चुनाव चिन्ह है तराजू। अकाली दल बादल, इसका चुनाव चिन्ह है बादल। और इसी है आपको कहाँ पे? तो पंजाब में। जनता दल यूनाइटेड,
इसका है तीर छाप, बिहार एवं झारखंड में। मुस्लिम लीग है सीढ़ी छाप, ये कहाँ है तो केरल में। आगे आपको देखते हैं नीति आयोग के बारे में कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की थी। ठीक है, 2014 में। और 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति कहा गया अस्तित्व में आई। आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम पर ही जाना जा रहा है। 15 अगस्त 2014 ईस्वी को इसे समाप्त करने की घोषणा की गई। किसे? योजना आयोग को। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। 26 जनवरी 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था। योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। 15 मार्च 1950 को यहाँ पे दिया है। 26 जनवरी 15 मार्च 1950 ले चलिए, ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है मिसमैच। 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। कौन होता था? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग एवं नीति आयोग में अंतर, ये बहुत कंफ्यूजन टाइप का क्वेश्चन रहा है हमेशा के लिए। योजना आयोग 1950 से लेकर 2014 तक चला। नीति आयोग 2015 से लेकर प्रारंभ है, अभी तक ये चल ही रहा है, चल रहा है। भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना इसका काम है। नीति आयोग क्या है कि भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय विजन 7 वर्षों के लिए रणनीति और 3 वर्षों के लिए एक्शन एजेंडा का निर्माण करना इसका मुख्य काम है। दूसरा, योजना आयोग के निर्माण में केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका होती है। योजना आयोग के निर्माण में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहभागिता होती है। ठीक है, यहाँ पे योजना की जगह नीति होना चाहिए था। अच्छा, नीति से योजनाओं है, सॉरी, सही है। नीति आयोग में योजनाओं के निर्माण में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहभागिता होती है। इसमें क्या होता है? योजनाओं के निर्माण में केंद्र सरकार की बस भूमिका होती है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की। योजना आयोग में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य योजनाओं के लिए पूंजी का आवंटन करना इसका काम है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, योजना आयोग में, नीति आयोग में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के साथ सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। फिर आगे देखते हैं। योजना आयोग की प्रकृति प्रायः केंद्रीकृत थी। योजना आयोग सहित केंद्र सरकार नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाती थी। वही नीति आयोग की प्रकृति प्रायः विकेंद्रीकृत थी। इसका विकेंद्रीकृत है। नीति आयोग में केंद्र सरकार एवं सभी राज्य की सरकारें नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में हिस्सा लेती है। आगे देखते हैं। योजना आयोग में योजनाओं व नीतियों के निर्माण में किसी प्रकार के विश्वविद्यालय व शोध संस्थानों के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन वही नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग में योजनाओं व नीतियों के निर्माण में विश्वविद्यालय व शोध संस्थाओं के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब तक गठित 4 परिसीमन आयोग के बारे में देख रहे हैं। परिसीमन आयोग अभी तक कितने बार गठित हुए? तो अभी तक 4 बार ही परिसीमन आयोग का गठित हुआ है। पहला परिसीमन आयोग गठन हुआ था 1952 में। दूसरा परिसीमन आयोग गठित हुआ 1963 में। तीसरा परिसीमन आयोग गठन हुआ 1973 में। परिसीमन आयोग चौथा 2002 में। इसके बाद अभी तक नहीं हुए। ठीक है, परिसीमन आयोग पहला 1952, दूसरा 1963, तीसरा 1973, चौथा 2002। पहला 1952, फिर 10 साल यानी 11 साल के बाद 1963, 10 साल बाद 73, फिर सीधे 2002 में। आपको 1952 और 2002 याद रखना है, बीच वाला ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा 63 और 73।
संवैधानिक आयोग, अब देखिए बहुत पूछता है क्वेश्चन आपको, इसमें कौन से संवैधानिक आयोग है और कौन से नहीं है। तो आप सारे नाम क्यों नहीं एक बार देख लें, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। अब आते हैं संवैधानिक आयोग में कौन संवैधानिक आयोग है, कौन सा संवैधानिक आयोग नहीं है। तो पहली बात हम देखेंगे संवैधानिक आयोग कौन से हैं। संवैधानिक आयोग, पहला निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक आयोग है, वित्त आयोग भी संवैधानिक आयोग है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद भी संवैधानिक आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी संवैधानिक आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये भी संवैधानिक आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये भी आपको संवैधानिक आयोग है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी ये भी आपको संवैधानिक आयोग है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये भी संवैधानिक आयोग है, भारत के महानवादी संवैधानिक आयोग है, राज्य का अधिवक्ता एवं संवैधानिक विधि की संरचना ये भी संवैधानिक आयोग है। सांविधिक आयोग की बात करें यानी कि जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, बाद में इसको स्थापना किया गया। नीति आयोग सांविधिक आयोग है, सांविधिक यानी कि संविधान के द्वारा स्थापित किया गया, संविधान में है नहीं, संविधान के द्वारा स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सांविधिक आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग ये भी आपको सांविधिक आयोग है। यही सब पूछता है आपको इसमें से कौन संवैधानिक आयोग नहीं है, तो यही सब का एक नाम आपको दे देगा जो आपको ढूंढना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सांविधिक आयोग है, उसके बाद राज्य मानवाधिकार आयोग ये भी आपको सांविधिक आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग सांविधिक आयोग है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग सांविधिक आयोग है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1993 में हुआ था, ये भी आपको सांविधिक आयोग है। केंद्रीय सूचना आयोग गठन 2005 में, ये भी सांविधिक आयोग है। राज्य सूचना आयोग गठन 2005 में हुआ था। केंद्रीय सतर्कता आयोग गठन 1964 में, 1964 में, ये भी आपको सांविधिक आयोग है, ठीक है। संयुक्त संसदीय समिति की अगर बात करें तो समिति गठन वर्ष, अध्यक्ष, जांच का विषय। शंकरानंद समिति का गठन 1987 में हुआ था, 1987 में वी शंकरानंद के द्वारा। वी शंकरानंद इसके क्या थे तो अध्यक्ष थे। जांच का विषय क्या था बमफर्स तोप खरीद घोटाला के लिए इसका मतलब गठन हुआ था शंकरानंद समिति का 1987 में। इसके अध्यक्ष थे वी शंकरानंद। मिर्घा समिति का गठन 1992 में हुआ था। राय निवासी मिर्धा इसके अध्यक्ष थे। जांच का विषय क्या था तो शेयर बाजार घोटाला में है ना मिर्धा समिति का गठन किया गया था हर्षद मेहता के द्वारा 1992 में। त्रिपाठी समिति का गठन 2001 में हुआ था। क्यों हुआ था? केतन पारिक शेयर घोटाला के लिए त्रिपाठी समिति का गठन हुआ था 2001 में। प्रकाश मणि त्रिपाठी इसके अध्यक्ष थे। पवार समिति का गठन 2003 में हुआ था। क्यों हुआ था? तो शीतल पयों में कीटनाशक प्राप्त होने का मामला, के मामले में पवार समिति गठन किया गया था 2003 में। क्यों किया गया था? तो शीतल पयों में कीटनाशक प्राप्त होने के मामले में इसके अध्यक्ष कौन थे? तो शरद पवार खुद ही थे। चाको समिति, पांचवा, चाको समिति का गठन जो है ना 2011 में हुआ था। पीसी चाको इसके अध्यक्ष थे। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में इसका ना गठन किया गया था चाको समिति का। आते हैं पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां। क्वेश्चन आपको ये भी पूछता है कि कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है अथवा नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन आपको आएगा। तो पहला आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से हैं। बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में इसका स्थापना हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। अशोक मेहता समिति भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 1977 में इसकी स्थापना हुआ था, गठन हुआ था। JBK राय समिति भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसका गठन 1985 में हुआ था, 1985 में। LM सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ था, 1986 में, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 64वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। यह भी आपको पंचायती से जुड़ा हुआ है। 73वां संविधान संशोधन 1993, ये भी आपको पंचायती से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है।
अब देखते हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा और रिवीजन होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद एक की अगर बात करें तो यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का क्या है, तो संघ है। यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान करता है। नए राज्य को हम प्रवेश कर सकते हैं या स्थापना कर सकते हैं, अनुच्छेद 2 कहता है। अनुच्छेद 3 संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है, नए राज्य को बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्र, सीमाएं एवं नामों में परिवर्तन भी कर सकती है, अनुच्छेद 3 कहता है। 5 में आते हैं, संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे। संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो और जिनके पिता या माता भारत के नागरिक हो या संविधान के प्रारंभ के समय से भारत में रह रहे हो, यह अनुच्छेद 5 कहता है। अनुच्छेद 53 में आते हैं। अनुच्छेद 52 में कौन है, तो राष्ट्रपति है, याद रखिएगा। संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्ति राष्ट्रपति से निहित रहेगी, राष्ट्रपति से निहित रहेगी, ये कहेगा। 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी कि संबंधित शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित रहेगी। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। उपराष्ट्रपति है ना, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है। अनुच्छेद 74 एक मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा। अनुच्छेद 74 कहता है कि एक मंत्री परिषद का गठन होगा जिसके शीर्ष पर क्या होगा, तो मेन आपके प्रधानमंत्री होंगे, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपना कार्य संपन्न करेंगे या करेगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। इसमें जो भी विवाद होगा वो उसका है ना जांच या पड़ताल किसी भी तरह का न्यायालय में नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति द्वारा महानुवादी की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा है ना महानुवादी की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्री परिषद के निर्माण के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। अनुच्छेद 78 कहता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक व विधायी मामलों तथा मंत्री परिषद के निर्माण के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। अनुच्छेद 79 संसद के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा के संरचना से यानी कि राज्यसभा गठन से। 81 लोकसभा के संरचना। 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, याद रखिएगा, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 79, 80, 81, 86। अनुच्छेद 86 में इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार का उल्लेख है। 86 में इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार का क्या है, तो उल्लेख है 86 के द्वारा। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का उल्लेख है। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का उल्लेख अनुच्छेद 89 में। 108 में यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदन में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है कि अगर कोई संशोधन या विधेयक पारित कर रहे हैं और दोनों सदन में क्या हो गया, दोनों सदनों में मतलब मतभेद हो गया कि नहीं होना चाहिए, तो इस स्थिति में संयुक्त विधेयक जो है ना संयुक्त अधिवेशन लाया जाता है वह आर्टिकल 108 के तहत। 109 अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में 109 कहता है। और 110 है ना धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया, धन विधेयक के परिभाषित किया गया आर्टिकल 110 में। धन विधेयक को लाया गया यानी कि प्रक्रिया 109 में। 111 बहुत इंपॉर्टेंट। 111 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक है जाएगा ही। राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकता है या स्वीकृत कर सकता है। वह संदेश के साथ या बिना संदेश के संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पर यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह इसे अस्वीकृत नहीं करेगा। एक बार राष्ट्रपति मना कर सकते हैं कि विचार आप करिए, और फिर वो संसद में गया, लेकिन संसद विचार करके फिर राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति अब उसे मना नहीं कर सकता। 112 वीटो का अधिकार भी 111 के तहत है। 112
वार्षिक वित्तीय विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में कहा गया कि वार्षिक वित्तीय विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद में समक्ष बजट पेश किया जाएगा। 112 में आपका क्या है, तो बजट है, ये याद रखिए 112 में। अनुच्छेद 123 में संसद के अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। संसद के अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है अनुच्छेद 123 में। 124 इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। किसके अंतर्गत, 124 के अंतर्गत। 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। वही 129 की बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है। 131 में सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के बारे में बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के बारे में अनुच्छेद 148 में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है ना, यह आपको राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। 148 में कहा गया। 163 अनुच्छेद 163 राज्यपाल के कार्यों में सहायता, राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्री परिषद एवं राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्री परिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा। पर राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में वो मंत्री परिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। 169 के आते हैं। राज्य विधान परिषद की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से ही संभव होगी। इसकी स्वीकृति से ही क्या होगी, तो संभव होगी। वहीं आर्टिकल 200 की बात करें। आर्टिकल 200 राज्य में विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वह इस पर अपनी सहमति दे सकता है या उसे अस्वीकृत भी कर सकता है, यह उसका अधिकार है। वह इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार हेतु विधायिका को वापस से भेज सकता है। पर पुनर्विचार के बाद दोबारा विधेयक आ जाने पर वह इसे अस्वीकृत नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकता है। राज्यों की विधायिका द्वारा ये सेम कंडीशन है, सेम बात है जो कि राष्ट्रपति के लिए वही राज्यपाल के बारे में। 213 आर्टिकल 213 में कहा गया कि राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पे राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पे राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। कॉमन देखिए, आर्टिकल 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। 214 सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। 214 में 226 में मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्ति। वो 226 में कहा गया है कि मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्ति 226 के तहत है। वहीं 233 की अगर बात की जाए तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है ना, राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से ही की जाएगी। वहीं 235 की अगर बात करें, उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। उच्च न्यायालयों का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालय पर ही रहेगा। उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन है ना, राष्ट्रपति के द्वारा होगा। वह यदि उचित समझे तो बगल के किसी भी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है या एक प्रशासक की नियुक्ति भी कर सकता है 239 के तहत। वहीं 243 से अगर बात की जाए तो इसमें पंचायत एवं नगरपालिका के गठन संरचना आरक्षण शक्तियां प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान दिया गया है। क्या कहते हैं 243 में इसमें पंचायत एवं नगरपालिका गठन संरचना आरक्षण शक्तियां प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान क्या हुआ दिया गया 243 में। 245 की बात करें, संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य
अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, कानून बना सकती है, 245 में कहा गया है। वहीं 248 की अगर बात करें तो विधि निर्माण संबंधित अवशिष्ट शक्ति संसद में निहित है। अवशिष्ट शक्ति क्या है? तो संसद में निहित है। 249 की बात करें, 249 की, राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विशेष पर, राज्यसभा जो है ना विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विशेष विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है यदि वह इसे राष्ट्रहित में आवश्यक समझे, यदि वह इसे राष्ट्रहित में आवश्यक समझे। वहीं 262 की बात करें, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है, संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है, संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। वहीं 263 की बात करें तो केंद्र राज्य संबंधों में विवादों का समाधान, केंद्र राज्य संबंधों में विवादों का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है, राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है, 263 में कहा गया है। आर्टिकल 266 की बात करें, आर्टिकल 266 के बारे में, भारत की संचित निधि जिसमें सरकार की सभा मौद्रिक अवशिष्टियाँ एकत्र रहेगी। 266 में विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना इसमें कोई भी राशि नहीं निकाले जा सकती है, कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती है। 267 की बात करें तो संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है, संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है जिसमें अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियों के लिए राशि एकत्रित की जाएगी, राशि एकत्रित की जाएगी। वही 275 की बात की जाए, केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है, केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है 275 के तहत। 280 राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा, वित्त आयोग का गठन 280 में दिया गया है जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे, इसमें 4 अन्य सदस्य होंगे तथा जो राष्ट्रपति के पास केंद्र व राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंधों में अनुशंसा करेंगे 280 में कहा गया। वहीं 300 की बात करें, 300 के क में या ए में, राज्य किसी भी व्यक्ति को उसके संपत्ति से वंचित नहीं करेगा, राज्य किसी भी व्यक्ति को उसके संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले यह प्रावधान मूल अधिकार के अंतर्गत था, पर संविधान के 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे अनुच्छेद 300 के क में एक सामान्य वैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में व्यवस्थित किया गया। 312 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। 312 में कहा गया है कि राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है 312 में। वही 315 की बात की जाए, संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी, एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। वही 324 की बात की जाए, चुनाव के पर्यवेक्षण निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधित समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित रहेगी, समस्त शक्तियां जो है ना आपको चुनाव आयोग में निहित रहेगी। 326 की बात करें, लोकसभा तथा विधानसभा में चुनाव व्यक्ति मताधिकार के आधार पर रहेगा, चुनाव व्यक्ति मताधिकार के आधार पर ही रहेगा। 330 में अगर बात की जाए तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण रहेगा, लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण रहेगा। आर्टिकल 330 में कहा गया कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण रहेगा। 331 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव है यदि वह समझे कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। 104वां संविधान संशोधन द्वारा यह समाप्त कर दिया गया था, 104वें के द्वारा। 332 अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान है। 333 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन अनुच्छेद 333 कहा गया। 335 की बात करें, अनुसूचित जाति जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान है। 335 में कहा गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं के पदों पर आरक्षण के प्रावधान है 335 में।
वह 338 की बात की जाए, 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन इसमें किया गया 338 में। 338 के क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में कहा गया 338 में। 340 में पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति किया गया 340 में। 340 में कहा गया है कि पिछड़े वर्गों की दशा के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। 343 संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी, संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। वहीं अनुच्छेद 347 की अगर बात की जाए तो यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हो और उनकी आकांक्षा हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए तो इसकी अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है। इसकी अनुमति क्या कर सकता है? तो राष्ट्रपति दे सकता है। 351 कहा गया, 351 यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने। 351 में कहा गया है कि यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे। हिंदी भाषा के बारे में 351 में कहा गया है, वह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे ताकि भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के अभिव्यक्ति का माध्यम बने। 352 में कहा गया है, 352 में राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा यदि वह समझता हो कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है। 352 में कहा गया है राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा यदि वह समझता हो कि भारत या उसके किसी भी सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह का फलस्वरूप खतरे में है। राष्ट्रपति के आपातकाल घोषणा 352। 355 इसमें बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य एवं उल्लेख, उसके बारे में उल्लेख है। 355 में इसमें बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य का उल्लेख है। 355 में। 356 में यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया हो तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 356 के तहत राज्य में लागू किया जा सकता है। 360 में यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत या इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता एवं साख खतरे में है तो वह वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है 360 के तहत राष्ट्रपति। और 352 में क्या कहा गया था कि राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा यदि वह समझता हो कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में, बाह्य आक्रमण या किसी खतरे के फलस्वरूप, ये 352 के तहत। 356 में राज्य में कर सकता है। 360 में वित्तीय आपातकाल। 365 यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना विधि सम्मत होगा कि उस राज्य में संवैधानिक या संविधान तंत्र के अनुरूप प्रशासन चलने की स्थिति नहीं है और वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 365 में कहा गया है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना विधि सम्मत होगा कि उस राज्य में संविधान तंत्र के अनुरूप प्रशासन चलने की स्थिति नहीं है और वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 368 की बात करें तो संसद को संविधान के किसी भाग का संशोधन करने का अधिकार 368 के तहत मिला हुआ है। वहीं 370 की बात करें तो इसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन है 370 में। 71 में कुछ राज्य के विशेष क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है। कुछ राज्य के विशेष क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि। ठीक है।
वही 394 का अगर क की बात करें तो राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। राष्ट्रपति अपने अधिकारों के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा 394 के क के तहत। वही 395 की अगर बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा इनके अन्य पूरक अधिनियमों को जिसमें प्रिवी कौशल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है यहाँ रद्द किया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और 53। 394 क में राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा 394 में। ठीक है, आगे टॉपिक है संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कुछ टॉपिक संशोधन जो जरूरी है आपका। पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया, 1951 में किया गया। और इसमें कहा गया क्या, इसमें कि देखते हैं, इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधित कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। ठीक है, भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। साथ ही इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची 1951 के द्वारा ही जोड़ा गया जिसमें उल्लिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती है। 1951 में पहला संशोधन हुआ। वह दूसरा संशोधन की बात करें, दूसरा संशोधन जो कि 1952 हुआ, इसके अंतर्गत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया। ठीक है, पुनर्व्यवस्थित किया गया 1952 के तहत। फिर तीसरा संशोधन 1954 हुआ तथा इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची को संवर्धित सूची की 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर खदान, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया। क्या किया गया इसमें, इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची को संवर्धित सूची के 33वीं प्रविष्ट के स्थान पर खदान, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया, जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है। 7वां संशोधन जो कि 1956 हुआ, 7वां संशोधन 1956 हुआ। इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया 7वां संशोधन 1956 के द्वारा, जिसमें पहले के 3 श्रेणी में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करने हेतु राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया। साथ ही इनके अनुरूप केंद्र एवं राज्यों की विधान पालिकाओं में सीटों को पुनर्व्यवस्थित किया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, ये याद रखिएगा। आते हैं उसके बाद 11वीं संशोधन 1961 में इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधान में परिवर्तन कर दिया गया। इस संदर्भ में दोनों सदन के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि निर्वाचन मंडल में पद की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती है। वहीं 12वां संशोधन 1962 में कहा गया कि इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन व दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर दिया गया। गोवा व दमन दीव को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर दिया गया। आगे 13वां संशोधन 1962। इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। 13वां संशोधन 1962 में इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। 14वां संशोधन जो कि 1963 में हुआ। इसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुदुचेरी को 14वां के अंतर्गत क्या किया था, पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया 1963 में। साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन व दीव तथा पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में विधान पालिका एवं मंत्री परिषद की भी स्थापना की गई। कब तो 1963 में। 15वां संशोधन जो कि 1963 में हुआ। 15वां संशोधन जो कि
63 में हुआ। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया, 62 कर दी गई तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान बनाए गए, नियुक्ति से संबंधित प्रावधान बनाए गए। 7वां संशोधन 1963, 7वां संशोधन 1963, 7वां संशोधन 16वां संशोधन 1963, 16वां संशोधन जो कि 1963 में हुआ। इसके द्वारा देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकार पे कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए हैं। साथ ही तीसरे अनुसूची में भी परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा जोड़ा गया। 16वां संशोधन 1963 में जोड़ा गया कि मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा जोड़ा गया। ये पूछ देगा आपको कि मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा, ये सब जो है ये कब जोड़ा गया, तो ये 16वां संशोधन 1963 के अंतर्गत जोड़ा गया। आगे देखते हैं 22वां संशोधन जो कि 1969 से हुआ। 22वां संशोधन जो कि 1969 से हुआ था। इसके द्वारा असम को अलग करके नया राज्य मेघालय बनाया गया। 22वां संशोधन जो कि 1969 में हुआ था, इसके द्वारा क्या किया गया, तो असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। 23वां संशोधन 1969 संशोधन 1969 में इसके अंतर्गत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, 23वां संशोधन जो कि 1969 में हुआ था। इसके अंतर्गत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन और 10 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया, तो बढ़ा दिया गया, 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया 23वां संशोधन 1969 के द्वारा। देखिए बहुत कम ही बचा हुआ है, 32 पेज पे आ गए, 39 है टोटल। 41वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। 41वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। इसके 76 के द्वारा है ना, इसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इसके द्वारा क्या कर दिया गया, तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु है ना, पहले 60 था, अब 62 कर दिया गया। पर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा निवृत्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष रहने दी गई। इसमें 65 ही रह गया। कौन, तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा निवृत्ति। ठीक है, आगे देखते हैं 42वां संशोधन जो कि 1976 से हुआ था। 42वां संशोधन जो कि 1976 से हुआ था। इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए जिनमें से मुख्य निम्नलिखित थे। निम्नलिखित में से मुख्य क्या, तो निम्नलिखित थे। पहला कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा है ना, इनको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्र संशोधन, क्योंकि इसमें संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए तथा सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। नीति निर्देशक सिद्धांतों में फिर तीसरा क्या किया गया, इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 के क में दिया गया। 10 मौलिक कर्तव्य को फिर भाग 4 के क जोड़ा गया। भाग 4 के क के अंतर्गत इन्हें सबको जोड़ा गया, मतलब भाग 4 के क कंडक्ट करके इन्हें जोड़ा गया कि इन्हें तो 10 मौलिक कर्तव्यों को। इसके द्वारा संविधानों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया, संविधान को। फिर सभी विधानसभाओं एवं लोकसभा की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक के लिए स्थिर कर दिया गया। ठीक है, लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था 42वें में, यानी कि पहले 5 साल था, इसके बाद 6 कर दिया गया, फिर 6 से 5 ही कर दिया गया बाद में। इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि किसी केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के कानून की वैधता का उच्च न्यायालय ही परीक्षण करेगा। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि किसी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए, और यदि न्यायाधीश की संख्या 5 तक हो तो निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। फिर क्या किया गया, तो इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषय को राज्य सूची से संवर्ती सूची के अंतर्गत दिया गया।
मतलब वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या को राष्ट्र सूची से संवर्धित सूची में डाल दिया गया। फिर इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। फिर इसमें संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधि से निपटाने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए गए, कानून बनाने का अधिकार दिए गए एवं सर्वोच्चता भी स्थापित की गई। 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया, सैन्य विद्रोह का, एवं आपात स्थिति संबंधित अन्य प्रावधान में परिवर्तन लाया गया जिससे उनका दुरुपयोग न हो। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग से हटाकर विधिक कानून अधिकारों की श्रेणी में रखा गया। विधिक लोकसभा तथा विधानसभा की अवधि 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया था, फिर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद को हल करने की अधिकारिता प्रदान की गई। यानी क्या किया गया, उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद को हल करने के लिए अधिकारिता प्रदान की गई उच्चतम न्यायालय को, दोनों विवाद होने पर। 52वां संविधान संशोधन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1985 में हुआ था। 1985 में इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत संसद या विधानमंडल के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, पर यदि किसी दल की संसदीय पार्टी की 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होगी। दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल आया था, ठीक है, दल बदल से संबंधित है, ये याद रखिएगा आपको शॉर्टकट में। 60वां संविधान संशोधन, 60वां जो कि 1988 में हुआ था। 60वां कब हुआ था, 1988 में। इसके अंतर्गत व्यवसाय कर की सीमा 250 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कर दिया गया। यानी इसके अंतर्गत क्या कर दिया, 1988 के व्यवसाय कर की सीमा 250 से बढ़ाकर 25 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कर दिया गया। फिर 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ, 61वां, इसके द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया गया। ये बहुत बार पूछा जाता है आपको कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दिया गया, तो 61वां। 65वां संविधान संशोधन 1990, 65वां, इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 65वां में क्या किया, इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 69वां संशोधन 1991, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। ठीक है, आगे आपका 70वां संविधान संशोधन, 70वां संशोधन 1992, दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों को, दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में क्या किया गया, तो सम्मिलित किया गया। आगे देखते हैं 71वां संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया। यानी याद रखिए शॉर्टकट में नमक 9 से हो गया, नेपाली, म से मणिपुरी, को से कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। फिर हुआ था आपका 70वां के देख लेते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया। 70वां संविधान संशोधन 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1993, 73वां में, इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वां के द्वारा। इसके पंचायती राज संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 के क से 243 9 तक अनुच्छेद हैं। 74वां संविधान संशोधन 1993, 74वां,
इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई। 12वीं कब जोड़ा गया? तो 74वां के द्वारा, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद से संबंधित प्रावधान किए गए। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 के क जोड़ा गया, भाग 9 के क जोड़ा गया और इसमें अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 य द के अनुच्छेद हैं। 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा भाग 9 के क जोड़ा गया, जिसमें 243 से लेकर 243 य द तक अनुच्छेद हैं तथा 12वीं अनुसूची भी शामिल है। 84वां संशोधन 2001। इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 ईस्वी तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा 2026 अभी चल रही है, देखिए आगे क्या होता है। 85वां संशोधन 2001। 85वां सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था, पदोन्नतियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई 85 में। 86 मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI है। 86वां संशोधन जो कि 2002 ईस्वी में हुआ था, 2002 में हुआ था। इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश में 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधित प्रावधान किया गया। इसे अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। 21 के क के अंतर्गत इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 के क में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 के क में संशोधन किए जाने का प्रावधान है किसमें? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, आगे आपका अब आगे बहुत कम ही बचा, 2 पेज बचे हैं। 94वां संविधान संशोधन 2002। 94 इस संशोधन द्वारा बिहार, देखिए बिहार का है तो बिहार के बारे में देखिए। इस संशोधन द्वारा बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया। क्या किया गया? तो इस संशोधन द्वारा बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया तथा इस प्रावधान को झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्यों में लागू करने की व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा राज्यों में यह प्रावधान पहले से ही लागू है। 94वां संविधान संशोधन 2002 में बिहार। ठीक है, 2006 है 94, 2006 में हुआ था। 94 संशोधन में है ना, 2006 में हुआ था। ठीक है, आगे 95वां संशोधन 2009। 95वां कब हुआ? तो 2009 में हुआ था। 2009 में इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधित प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधित प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आगे आपका है 96वां संशोधन 2011। संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा गया। 2011 में 8वीं अनुसूची में उड़िया पर लिखा था, अब क्या लिखा गया? ओडिया। 97वां संशोधन 2011 में इस संशोधन के द्वारा सहकारी समिति को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया। संशोधन द्वारा संविधान में निम्नलिखित 3 बदलाव किए गए। कौन कौन से? 97वां सहकारी से संबंधित है। पहला, सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। पहला, अनुच्छेद 19 के 1 ग में। दूसरा, राज्य की नीति में सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए नया नीति निर्देशक सिद्धांत का समावेश किया गया। अनुच्छेद 43 के ख। तीसरा, सहकारी समिति नाम से एक नया भाग 9 के ख संविधान में जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 के य ज से लेकर 243 के य न है। फिर 98वां हुआ 2012 में संविधान में अनुच्छेद 371 जे शामिल किया गया। संविधान में अनुच्छेद 371 जे शामिल किया गया। इसके उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करना था। फिर आपका आया 99वां संविधान संशोधन जो कि 2014 में हुआ था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना 99 संशोधन 2014 के द्वारा किया गया।
फिर 100वां संशोधन जो कि 2015 में हुआ था। 100वां में भारत बांग्लादेश भूमि का हस्तांतरण किया गया। 100वां में भारत बांग्लादेश भूमि का हस्तांतरण किया गया। 100वां में 101 में संविधान संशोधन 2016। 100 नंबर का जो संशोधन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 2015 में हुआ था। भारत बांग्लादेश भूमि का हस्तांतरण हुआ था इसमें। फिर 101वां हुआ जो कि 2016 में हुआ था। इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया, जिसे कहते हैं हम GST, और ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। 101वां 102वां संशोधन संविधान संशोधन जो कि 2018 ईस्वी में हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 के ख को जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। संघ एवं राज्य सरकार सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में आयोग से परामर्श करेगी। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 का ख जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। संघ एवं राज्य सरकार सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में आयोग के परामर्श करेगी। ठीक है, OBC से रिलेटेड हो गया। OBC 103वां संशोधन 2019। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 2 नए अनुच्छेद 15 का 6 एवं 16 का 6 को जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन से पूर्व में आरक्षण सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग को आधार मानते हुए जातिगत आधार पर ही दिया जाता रहा, किंतु इस संशोधन के द्वारा आर्थिक वंचना को भी पिछड़े वर्ग का क्या कहते हैं पिछड़ेपन का आधार स्वीकार करते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। 10% आरक्षण की व्यवस्था किया गया। ये हो गया आपको EWS। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ था। 2019 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा संविधान का अनुच्छेद 334 के क में संशोधन करते हुए लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधित प्रावधान को पुनः 10 वर्षों के लिए बढ़ाते हुए 25 जनवरी 2030 तक के लिए प्रभावी बना दिया गया। यह संशोधन लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के सीटों के आरक्षण को भी समाप्त करता है। यानी पहले क्या था कि 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता था राज्यसभा में, एंग्लो इंडियन को, बट वो अब क्या है तो समाप्त कर दिया गया 104वां संशोधन 2019 के द्वारा। यानी कि पहले है ना 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन भी थे। भारत अभी भी करते हैं, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन अब हट गए हैं। लास्ट पेज है आपका, लास्ट है कि 105वां संशोधन 2021 में हुआ था। संशोधन के राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्य के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से क्या कहते हैं पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकते हैं। यह केंद्रीय सूची केंद्र सरकार द्वारा तैयार और अनुरक्षित की जाएगी। इसके अलावा यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की अपनी सूची तैयार करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, यह भी पिछड़े वर्ग से रिलेटेड हो गया। 105वां संविधान का अनुच्छेद 338B केंद्र और राज्य सरकार को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभा प्रमुख नीतिगत मामलों पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग यानी कि NCBC से परामर्श करना अनिवार्य करता है। संशोधन के द्वारा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूपों से पिछड़े वर्ग की सूची तैयार करने से संबंधित मामलों के लिए यह अनिवार्यता से छूट दी गई है। ठीक है, एक नोट है आपका कि अनुच्छेद 300 के क या ए भारत के संविधान में 44वां संशोधन के द्वारा ही समाहित किया गया था। 300 के क या ए जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो भारत के संविधान 44वां संशोधन के द्वारा ही इसे समाहित किया गया था, यानी कि जोड़ा गया था। 106वां संशोधन अधिनियम जो कि 2023 लेटेस्ट है, 2023 में हुआ था 106वां। यह अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है। हालांकि कानून को अगली जनगणना के बाद लागू किया जाएगा और लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र के परिसीमन के बाद उन विशेष सीटों का निर्धारण किया जाएगा जो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कोटा 15 वर्षों तक जारी रहेगा और संसद बाद में
लाभ की अवधि बढ़ा सकता है। क्या कहा गया? तो पहले बात याद रखिएगा, 33% महिलाओं का आरक्षण 106वां संशोधन 2023 के द्वारा जारी किया गया तथा लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 15 वर्षों तक यह कोटा जारी रहेगा। संसद बाद में लाभ अवधि बढ़ा सकता है। कौन सा लाभ? तो इसमें हो जाएगा कि कानून को अगली जनगणना के बाद लागू किया जाएगा और लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों में परिसीमन के बाद उन विशेष सीटों का निर्धारण किया जाएगा जो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। महिलाओं की सीटों के बारे में किया जा रहा है। तो 106वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2023 में। देख सकते हैं आपको ये कितना पेज का था, तो 49। और ये भी मैं बस उसी टॉपिक को बस लिया हूँ अधिकतर जो आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे मतलब टॉपिक, ये नहीं कि मैं पूरा पॉलिटी आपको कवर करवाया हूँ, पूरा पॉलिटी कवर नहीं हुई है, लेकिन सारांश आपका कवर करवाए हैं। अधिकतर जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक को लिया हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन बैंक को देखने के हिसाब से जहाँ जहाँ से ऑथेंटिक लगा मैं उसको लिया हूँ लूसेंट में। ये बस लूसेंट का है, लूसेंट है, इसमें सारे लूसेंट का क्वेश्चन था। ये आपका लूसेंट का था पीपीटी है सारा, और बस उसी टॉपिक को टच किया जहाँ से क्वेश्चन हॉट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आशा करते हैं कि आपने पूरा क्लास किया होगा, और पूरा क्लास किया होगा तो एक बार जरूर एक कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्या कुछ कमी रही और किस तरह से और हमें कराना चाहिए, या क्या कुछ सुधार की आवश्यकता है। तो मैं ज़रूर उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। और आज जो है ना आपको हिस्ट्री हो गई, आपको पॉलिटी भी आपको मैं करवा दिया हूँ। और आज मतलब आज ही आपको ज्योग्राफी के भी हम क्लास लाएंगे, सारांश विविध टॉपिक ज्योग्राफी की आएगी। उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स से आएगी, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बाद अगर टाइम मिला तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ऑल इन वन क्लास हम विविध का टॉपिक एक ही क्लास में करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।